हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशरफ सर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम क्लास 9th हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला लेसन स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 2-3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। जो अब तक हमने पढ़ा कि जो फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को जो स्टेट ऑफ डायलिमा था, तो जो लोगों को लगता था कि लुई 16 जो है वो उसने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया है टू मूव इनटू द सिटी, तो उनको लगता था कि ट्रूप्स फायर करने वाले हैं लोगों पे, तो लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन पे हमला किया था। तो इन सारे इवेंट्स के बाद हमने पढ़ा कि लुई 16 किस फैमिली को बिलोंग करता था और जो ट्रेजरी उसने ऑक्यूपाई की थी वो एम्प्टी क्यों थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लुई 16 ने कहा था कि मैं अब टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो सोसाइटी थी, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एस्टेट्स, नोबलिटी, क्लैरिजी, नोबलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। तो वहाँ पर सिर्फ पीजेंट्री क्लास टैक्सेस देता था। तो जो एम्प्टी ट्रेजरी थी उसके रीजंस भी हमने पढ़े। तो लास्ट में मैंने उस वाले टॉपिक के लास्ट में आपको बताया था कि लुई 16 वाज प्लानिंग टू इंक्रीज फर्दर टैक्सेस। तो अब हम उस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि लुई 16 फर्दर टैक्सेस इंक्रीज करने जा रहा था। तो अब वो कैसे करता ये, तो इसी से स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आउटब्रेक होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कैसे हुआ, तो लुई 16 जो था वो चाहता था कि मैं फर्दर टैक्सेस को इंक्रीज करूं। तो फर्दर टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए लुई 16 प्लान कर रहा था टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। तो टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए लुई 16 ने क्या किया, ओल्ड रिजीम्स में क्या होता था फ्रांस में जब टैक्सेस इंक्रीज करने होते थे मोनार्क को, जब मोनार्क को लगता था कि मुझे टैक्सेस इंक्रीज करने थे, तो वो खुद टैक्सेस को इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो मोनार्क डजंट हैव द पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो उसके लिए वहाँ पर एक ज़बरदस्त जो तरीका था, उसके लिए एक एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। लुई 16 जो था, मोनार्क जो होता था फ्रांस में, उसके पास पावर्स नहीं होते थे टैक्सेस को इम्पोज करने की अकॉर्डिंग टू हिज विल। वो अपनी विल से लोगों पर टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता। बाकी चीज़ें तो वो कर सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल वो लोगों पर टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए एक बादशाह को क्या करना पड़ता था, किंग को, मोनार्क को क्या करना पड़ता था, ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल। उसको एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब आप बोलोगी सर ये एस्टेट्स जनरल क्या है। एस्टेट्स जनरल में आपको समझाऊंगा वो क्या होती थी। तो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाकर वो एस्टेट्स जनरल फिर प्रपोजल पास करती थी, किंग के टैक्सेस इंक्रीज करने की प्रपोजल को पास करती थी। तो उस एस्टेट्स जनरल में डिसीजन लिया जाता था क्या किंग टैक्सेस इंक्रीज कर सकता है या नहीं। तो यही मीटिंग बुलाई किसने, लुई 16 ने। और ये एस्टेट्स जनरल जो थी, एस्टेट्स जनरल की मीटिंग जब बुलाई गई, अब हम ये जो क्वेश्चन है, एस्टेट्स जनरल क्या थी, व्हाट वाज एस्टेट्स जनरल। ये एस्टेट्स जनरल आखिर थी तो थी क्या। एस्टेट्स जनरल इट वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस की। जब भी कोई मीटिंग होती थी, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, तो वैसे एस्टेट्स जनरल की मीटिंग्स होती थी। एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, तो जिसके मेंबर्स ऑल द 3 एस्टेट्स के होते थे। जो भी 3 एस्टेट्स थे फ्रांस में, जैसे नोबिलिटी था, क्लैरिजी था, नोबिलिटी था, पेजेंट्री था, और उस 3 एस्टेट्स के मेंबर्स 3 एस्टेट्स के लोग जो होते थे वो उसके मेंबर्स होते थे। और यही 3 एस्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इस एस्टेट्स जनरल में भेजते थे। तो हावर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन सिर्फ मोनार्क ही डिसाइड कर सकता था कि मैं इस एस्टेट्स जनरल की मीटिंग कब बुला सकता हूं। इट वाज द सोल अथॉरिटी ऑफ द मोनार्क। तो लास्ट टाइम ये जो एस्टेट्स जनरल थी, लास्ट टाइम इसकी मीटिंग हुई थी 1614 में। तो अब 1 साल के बाद मान लो इसकी मीटिंग दोबारा हो रही है, तो
इसके बाद 5 मई 1789 में इसकी मीटिंग बुलाई गई लुईस 16 के द्वारा। 1789 की बात हो रही है, दैट मीन्स अभी रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो 5 मई 1789 को लुईस 16 ने एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई। तो जब एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ एस्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। क्यों मीटिंग बुलाई गई? क्योंकि लुईस 16 को नए टैक्सेस इम्पोज करनी थी। टैक्सेस इम्पोज करने के लिए उसको मीटिंग बुलानी जरूरी थी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस मीटिंग में क्या हुआ? ये मीटिंग कहां पर हो रही थी? ये मीटिंग वर्सेल्स में हो रही थी। फ्रांस की एक सिटी में वर्सेल्स में हो रही थी। है पैलेस ऑफ वर्सेल्स के बारे में आपने पढ़ा है, जो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। तो वहीं पर ये मीटिंग हो रही थी। वर्सेल्स एक जबरदस्त पैलेस था। तो इस मीटिंग में फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट थी, जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थी, क्लर्जी एंड नोबिलिटी दोनों ने हर किसी ने 300 मेंबर्स भेजे, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों ने भेजे हैं। तो दोनों ने अपने अपने फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, और विच वर सीटेड इन ए रो फेसिंग ईच अदर। और उनको बिठाया गया ऐसे इन ए रो फेसिंग ईच अदर। ये इसकी साइड मुंह, इसका इसके साइड मुंह, बोथ वेर फेसिंग ईच अदर। जो 600 मेंबर्स, जो थर्ड एस्टेट थे, 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। जो थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स आधे इस साइड में बैठ गए, आधे इस साइड में बैठ गए, क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा थी और थर्ड एस्टेट की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी फ्रांस में, इसलिए उनको बैक साइड में बिठाया गया। तो जो थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। तो थर्ड एस्टेट में कौन से थे? एजुकेटेड मेंबर्स थे, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में भी पढ़ा है कि जो थर्ड एस्टेट थी वो कैसे प्रॉस्परस बनी और वो कैसे एजुकेटेड बनी और उन्होंने कैसे मोनार्क के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दी। तो इसमें वही प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट में। थर्ड एस्टेट में मोर प्रॉस्परस मेंबर्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी लुईस 16 ने, उसमें हर किसी स्टेट के 300 मेंबर्स आए थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स आए थे। और जो ये 600 थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे, उनमें ज़्यादातर प्रॉस्परस और एजुकेटेड सेक्शन आया था, जो क्रीम था उस स्टेट का। तो उसके बाद क्या हुआ? वुमेन्स और आर्टिजन्स जो थे, उनको इस असेंबली में एस्टेट जनरल की मीटिंग में एंट्री नहीं दी गई। तो वुमेन्स एंड आर्टिजन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। वुमेन्स और आर्टिजन्स को असेंबली में एंट्री नहीं दी गई। लेकिन हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 4000 लेटर्स। लेकिन उनकी जो ग्रीवेंसेस और डिमांड्स थे, उनको 4000 लेटर्स में लिस्ट किया गया, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनके साथ लाए थे। तो उनकी ग्रीवेंसेस को सुना गया, उनके ग्रीवेंसेस को लिसन किया गया, अगरचे उनको एस्टेट जनरल की वर्सलीज के हाल में एंटर नहीं दिया गया। तो न वुमेन्स को न आर्टिजन्स को। तो मीटिंग में टसल इन द मीटिंग में टसल क्यों हुआ? व्हाट वाज द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द मीटिंग? तो ऐसा क्या हुआ था? तो पास्ट में क्या होता था, जब एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी, तो पास्ट में क्या होता था? देयर वाज ए प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता था कि फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर्स, सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स, थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स। फर्स्ट एस्टेट का एक वोट, सेकंड एस्टेट का एक वोट, थर्ड एस्टेट का एक वोट। ऐसी ही प्रथा चलती आ रही थी फ्रांस में। तो यही फ्रांस में चलता आ रहा था कि हर एस्टेट का, चाहे कितने भी मेंबर्स हो, हर एस्टेट का एक वोट होता था। तो इस साल क्या होता था? लुईस 16 जो था वो चाहता था कि मैं इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूं। लुईस 16 वाज डिमांडिंग, लुईस 16 वाज इन ए मूड, वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। लुईस 16 चाहता था कि हर स्टेट का एक एक वोट होना चाहिए और मैं इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो लेकिन जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, उन्होंने नहीं माना इस बार। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हर किसी एस्टेट के मेंबर्स का एक एक वोट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर पहले वाले एस्टेट में 300 मेंबर्स है, तो दैट शुड बी 300 वोट्स। सेकंड वाले एस्टेट में 300 मेंबर्स है, 300 वोट्स। थर्ड वाली एस्टेट में 600 मेंबर्स है, 600 वोट्स। ये थर्ड एस्टेट की एक डिमांड थी। उन्होंने कहा हर एस्टेट में हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, न कि
हर एस्टेट का एक वोट होना चाहिए। थर्ड एस्टेट की डिमांड थी। इस बार थर्ड एस्टेट ने डिमांड कर दी, लेकिन बादशाह ने उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। बट द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। बादशाह ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। नहीं भाई, मुझे ये प्रपोजल जो सदियों से चली आ रही है, जो चला आ रहा है सदियों से, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं करूंगा। तो आउटकम क्या निकला? जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, दे वाकड आउट ऑफ द असेंबली। उन्होंने असेंबली का वॉकआउट किया इन प्रोटेस्ट, क्योंकि बादशाह ने उनकी डिमांड नहीं मानी थी। सो दिस वाज द एस्टेट जनरल। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर रिकैप करेंगे इस लेसन का, तो लुई 16 ने टैक्स प्रपोजल के लिए एक मीटिंग बुलाई थी एस्टेट जनरल की, जिसमें हर किसी एस्टेट ने 3-3 मेंबर्स भेजे थे। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जो बादशाह जब प्रपोजल करता था टैक्सेस पास करने के लिए, तो उसको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। वो खुद से टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता था। तो हर किसी एस्टेट ने 300 फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने भेजे, और थर्ड एस्टेट ने 600 मेंबर्स भेजे। वुमेन्स और आर्टिजन्स को एस्टेट जनरल की मीटिंग में एंट्री नहीं दी गई। और क्योंकि लेकिन उनके ग्रीवेंसेस को सुना गया, उनको पेश किया गया, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लाए थे। तो मीटिंग में टसल क्या हुई, वहाँ से एक ट्रेंड चली आ रही थी कि हर किसी एस्टेट का एक एक वोट होता था। तो लुई 16 इस बार भी इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन थर्ड एस्टेट ने कहा नहीं भाई, हर किसी स्टेट का एक वोट नहीं होना चाहिए। हर किसी स्टेट में जितने भी मेंबर्स हैं उतने वोट्स होने चाहिए। लेकिन लुई 16 ने उसको रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट के मेंबर्स ने असेंबली से वॉकआउट किया। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।